हाँ भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। भूमिका, सानिया, रिया चक्रवर्ती, सोनम, प्रतिभा, शौर्या, तनु पटेल, शिवम कुमार, सिद्धि गौतम, आध्या, शिवांगी, अनामिका, सत्यम प्रजापति, प्रीति कुमारी, ऋषु, अनुराग, कुणाल, सुहानी पाठक, आराधना, मुशर्रफ खान, शिवम, तनु पटेल। आज हमारा लास्ट लेक्चर है बेटा मोल कंसेप्ट का। ठीक है, मोल कंसेप्ट का बेटा लास्ट लेक्चर आज हम लोगों के पास है, और इस लेक्चर में हम लोग बाकी के बचे हुए रूल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहां पर बात करने वाले हैं। तो आज बेटा हम लोगों के पास यहां पर लास्ट लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, देखो सर, यहां पर हम लोगों ने कल आप लोगों को दो चीजें करा दी थी। एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कल हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे, है ना। उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, लास्ट लेक्चर है आज। देखिए, एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि क्या क्या चीजें यहां पर आप लोगों को पढ़ाई गई थी, क्या नहीं पढ़ाई गई थी। सर, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था रासायनिक संयोजन का नियम। रासायनिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोगों का चल रहा था, और इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो हम लोगों का था यहां पर, वो सेकंड पॉइंट क्या था बेटा? निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम, ये भी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है। निश्चित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा जो आप लोगों को पास है वो है गुणित अनुपात का नियम। यहां पर पॉइंट आप लोगों को पास क्या है? गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। गुणित अनुपात का नियम, और ये गुणित अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी गुणित अनुपात का नियम क्या होता है? जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या यहां पर आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सर, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि दो तत्व मिलकर, ध्यान से देखिएगा क्या लाइन लिखी हुई है, यदि दो तत्व मिलकर यहां पर दो से अधिक, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ या छोटे पूर्णांक के अनुपात में, अर्थात सरल अनुपात, अर्थात सरल अनुपात। यहां पर ये जो छोटे पूर्णांक लिखा हुआ है, छोटा पूर्णांक मतलब आप लोगों के पास 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। छोटे पूर्णांक का मतलब क्या हो गया बेटा? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। यानी दो तत्व मिलकर यदि दो से अधिक यौगिक, एक या एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ यहां पर क्रिया करता है, और अगर निश्चित द्रव्यमान के साथ क्रिया नहीं कर रहा है तो उसके सरल अनुपात या छोटे पूर्णांक में यहां पर क्रिया करेगा। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं, यहां पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर यह चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह नियम डाल्टन के द्वारा दिया गया था। यह नियम किसके बारे में दिया गया बेटा? डाल्टन के बारे में दिया गया। अब मैं आप लोगों को लॉजिक समझाता हूं भाई, क्या लॉजिक यहां पर है।
अब आइए, एक मिनट यार, ठीक है। यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया। इधर देखिएगा, अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया की बात करता हूं तो यहां पर पॉइंट आप लोगों के पास क्या दिया हुआ है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब अभिक्रिया हो रही है तो दो प्रकार के यौगिक यहां पर आप लोगों के पास बन रहे हैं। एक बन रहा है वाटर, एक तो बन रहा है बेटा आप लोगों के पास यहां पर वाटर, और एक यहां पर आप लोगों के पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक है वाटर और एक है आप लोगों के पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एक यहां पर आप लोगों के पास क्या है, वाटर है, और एक है आप लोगों के पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड 34 ग्राम है। सर अगर आप वाटर की बात करते हो तो यहां पर 18 ग्राम आप लोगों के पास है, और इस 18 ग्राम में हाइड्रोजन का कितना भाग है, ऑक्सीजन का कितना भाग है, यह हम लोगों को यहां पर देख लेना है। अगर आप देख रहे हो हाइड्रोजन का, भाई हाइड्रोजन के 2 ग्राम है, ऑक्सीजन के 16 ग्राम है वाटर के अंदर। और अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देख रहे हो तो यहां पर क्या पॉइंट होगा, हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन का यहां पर आप लोगों के पास 32 ग्राम होगा। क्या इतनी चीज देखने को मिल रही है आप लोगों को, भाई वाटर 18 ग्राम है, इस 18 ग्राम में हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। सर इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन का 2 ग्राम है और ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, तो यहां पर आप लोगों के पास टोटल कितना आ गया बेटा, 34 ग्राम हो गया, 34 ग्राम हो गया है। क्या इतनी चीज क्लियर हो रही है भाई, यस। तो अगर आप यहां पर देख रहे हो, देखो हाइड्रोजन की मात्रा निश्चित हो गई है, यहां पर हाइड्रोजन की 2 ग्राम मात्रा कर दी है, यहां पर भी हाइड्रोजन की 2 ग्राम कर दी है, यानी हाइड्रोजन की मात्रा को आप लोगों ने यहां पर निश्चित कर दिया है। अब अगर हाइड्रोजन की मात्रा को निश्चित कर दिया है तो आप ऑक्सीजन की मात्रा को जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा है 16 ग्राम, यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा है 32 ग्राम। तो अगर आप ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात निकालते हो तो देखो 1:2 सरल अनुपात में है, यानी हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा ऑक्सीजन की सरल अनुपात में जो मात्रा है उससे क्रिया कर रहे हैं। हाइड्रोजन तत्व की निश्चित मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा के सरल अनुपात में क्रिया कर रही है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है भाई, यस। तो ये गुणित अनुपात का नियम है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए सर, मेरे पास यहां पर कुछ यौगिक हैं, जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा क्या क्या है। मैं यहां पर आप लोगों के पास लिख रहा हूं यौगिक, यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा आप लोगों के पास तत्व, भार का अनुपात, भारानुपात, भारानुपात है। देखो यौगिक है, तत्व है, और यहां पर भारानुपात है। यौगिक है, तत्व है, और यहां पर क्या है आप लोगों के पास, भारानुपात है। अब जरा देखने की कोशिश कीजिए क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास मिल सकता है। सर अगर आप यौगिक की बात करते हैं, यहां पर है बेटा आप लोगों के पास CO ले लिया है, और यहीं पर दूसरा यौगिक मैंने CO2 ले लिया है।
एक यौगिक मैंने CO ले लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा तत्व मैंने यहां पर ले लिया है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप तत्व की बात कर रहे हैं तो यहां पर कार्बन है और यहां पर ऑक्सीजन है। सर यहां पर भी कार्बन है और बेटा ऑक्सीजन है। और अगर आप भारानुपात की बात करते हो कि भाई साहब यहां पर दो तत्व मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बना रहे हैं, देखो कार्बन और ऑक्सीजन तत्व मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बना रहे हैं, है ना। तो अब इनके भार का अनुपात देखते हैं। यहां पर कार्बन का फिक्स अमाउंट है 12, यहां पर भी है 12। सर यहां पर अगर बात करें ऑक्सीजन है 16, यहां पर ऑक्सीजन है 32। तो आप देखो एक तत्व की निश्चित मात्रा यानी कार्बन के 12-12 ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा के सरल अनुपात में क्रिया कर रहे हैं। ऑक्सीजन की मात्रा के सरल अनुपात में क्रिया कर रहे हैं। ऑक्सीजन की मात्रा यहां पर 16 है और यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा 32 है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात आप निकालोगे यहां पर, अगर आप यहां पर निकालते हो इन दोनों के हिसाब से, तो ऑक्सीजन का अनुपात यहां पर आप लोगों के पास निकल कर आएगा बेटा 1:2, मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा रूल हो गया? मल्टीपल प्रोपोर्शन। निश्चित अनुपात में क्या हो रहा था भाई? भार का अनुपात निश्चित था। कल आप लोगों को निश्चित अनुपात का नियम पढ़ाया गया था। सर एक और हाँ भैया एक और देखेंगे आप। सर यहां पर मैं आप लोगों को ले रहा हूं यौगिक, सर यहां पर है तत्व और यहां पर मैं ले रहा हूं बेटा भारानुपात। यौगिक है, तत्व है और भारानुपात है। यौगिक, तत्व और भारानुपात है, ये है। ये है, ठीक है। यौगिक क्या है भाई साहब? एक तो आप लोगों ने ले लिया यहां पर NO, सर यहां पर है NO2, ठीक है, यहां पर है NO2, यहां पर मैंने ले लिया है भाई साहब NO3, समझाने के लिए, या फिर N2O4 भी आप ले सकते हो, जरूरत नहीं है, आप इसी से ही समझ जाओगे। N2O भी ले सकते हैं क्या? हाँ ले तो सकते हैं, बट ठीक है, इसी से ही आप काम चल जाएगा आपका। NO2 यहां पर आप लोगों के पास आ गया है ना, ये आप लोगों के पास है। अगर आप ढंग से देख रहे, चलो NO2 ही ले ले, N2O ले लेते हैं, हटाओ बीमारी, N2O, NO एंड NO2, बीमारी हटाओ। सर यहां पर देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहां पर आप लोगों के पास N2O, NO और NO2। यहां पर अगर मैं तत्व की बात करूं, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहां पर आप लोगों के पास दो तत्व है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दो तत्व है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दो तत्व यहां पर आप लोगों के पास है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दो तत्व है यहां पर। अब इन दोनों तत्व के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर इन दोनों तत्वों के बारे में मैं बात करता हूं, तो ये दो तत्व मिलकर N2O, NO एंड NO2 आप लोगों के पास मिलकर बनाते हैं। अब जरा देखो सर, यहां पर अगर आप देख रहे हो पॉइंट क्या बनेगा? सर यहां पर नाइट्रोजन कितना है बेटे को? 2 है, तो यहां पर नाइट्रोजन का भार का अनुपात कितना है? 28 है। और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? अगर मैं लिखूं यहां पर 16 है। सर यहां पर नाइट्रोजन कितना है आप लोगों के पास? 14 है और यहां पर 16 है। यहां पर नाइट्रोजन आप लोगों के पास 14 है और यहां पर 32 है। आप कहेंगे कि सर ऊपर तो नाइट्रोजन की मात्रा समान रही ही नहीं है। अरे यार थोड़ा सा अक्कल लगाया करो ना यार, थोड़ी सी अक्कल लगाया करो। क्या इस 28 को और इस 16 को अगर मैं 2 से काट दूं,
क्या इस 28 को और इस 16 को अगर मैं 2 से काट दूं तो यहां पर आप लोगों के पास क्या बन रहा है? सर ये 14:8 बन गया। क्या ये 14:8 बन गया? सिंपल सी बात है, अनुपात बात कर रहे हैं ना हम, तो एग्जैक्ट नंबर की तो बात ही नहीं हो रही है। बात ही यहां पर किसकी हो रही है? अनुपात की बात हो रही है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई साहब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो देखो नाइट्रोजन का भार का अनुपात निश्चित कर दिया है, नाइट्रोजन के भार का अनुपात निश्चित कर दिया है, नाइट्रोजन के भार का अनुपात निश्चित कर दिया है, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा आप लोगों ने निश्चित कर दी है। और अगर ऑक्सीजन को देख रहे हो, 8 से हो गया 16, 16 से हो गया 32, 8 से क्या हो गया बेटा आप लोगों के पास? 16 हो गया है, और 16 से फिर 32 हो गया है। मतलब ऑक्सीजन के भार का अनुपात अगर आप देखोगे तो 1:2:2 हो जाएगा। 8 का 4 गुना, 1:2:4। समझ में आ रही बात? 8 दूनी 16 चौक 32, 1:2:4। अगर आप 8 का भाग देते हो तो यहां पर अगर आप लिखते हो तो ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:4। बोलो क्लियर कट हो गया मामला? बोलो क्लियर कट हो गया मामला? 1:2:4। तो ये है ऑक्सीजन की बात। ठीक है भाई, ठीक है भाई, यस। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए आइए आइए, ये रहा मेरे दोस्तों क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, आइए ये रहा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। क्या पॉइंट यहां पर दिया गया है कि नीचे दिए गए डाटा उस समय प्राप्त होते हैं, नीचे दिए गए डाटा उस समय प्राप्त होते हैं जब डाई नाइट्रोजन एवं डाई ऑक्सीजन विभिन्न यौगिकों को निर्मित करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। नीचे दिए गए डाटा उस समय प्राप्त होते हैं जब डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन विभिन्न यौगिकों को निर्मित करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। उपरोक्त प्रयोगात्मक डाटा के द्वारा रासायनिक संयोजन के किस नियम का पालन किया जाता है? उपरोक्त प्रयोगात्मक डाटा के द्वारा रासायनिक संयोजन के किस नियम का पालन किया जाता है? आराम से आप बताएंगे। डाई नाइट्रोजन का मतलब हो गया है N2, और यहां पर डाई ऑक्सीजन का मतलब है O2, है ना? अब N2 और O2 आपस में क्रिया करके विभिन्न प्रकार की यौगिक बना रहे होंगे, और उसमें अनुपात आप लोगों के पास दे रखा है। देखो 2 से काट दो इसको 14 बार, 2 से काट दो 14 बार, 2 से काटोगे तो यहां पर 16 बार आ जाएगा, 2 से काटोगे तो यहां पर 40 बार आ जाएगा। आप आराम से कर सकते हो। तो बताइए कौन से नियम की यहां पर पालना हो रही है? जल्दी से बताइए, एकदम जल्दी से बताइए बेटा, फुर्ती से, फुर्ती से बताइए बेटा, एकदम फुर्ती से। हो गया? अब देखो यहां पर क्या पॉइंट आप लोगों के पास आएगा। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं कर पाएगा, स्थिर अनुपात का नहीं कर पाएगा, गुणित अनुपात का कर देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 84% लोगों का एकदम सही है। हिमांशु दुबे, नजरा अंसारी, दिव्या कुमारी, कमलनाथ, प्रियांशु, जयदीप, मुरारी, प्रियू, मुशर्रफ खान, शाहरुख खान। ठीक है जी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, देखो ऐसा ही एक और क्वेश्चन है
देखो जी, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आप लोगों के पास। आज जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका, घर पे बैठ के रिवाइज कर लेना इसको पूरे को, घर पे बैठ के रिवाइज कर लेना पूरा, ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करता है? निम्न कथनों में से कौन सा गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करता है? एक तत्व दो ऑक्साइड बनाता है XO एंड XO2, जिसमें ऑक्सीजन क्रमशः 50% एवं 60% है। तत्व के 1 ग्राम के साथ संयोजित होने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 2:3 है। हाइड्रोजन सल्फाइड में 5.89% हाइड्रोजन निहित है, पानी में 11% हाइड्रोजन निहित है, और सल्फर डाइऑक्साइड में 50% ऑक्सीजन निहित है। अच्छा, BaSO4 के 3.88 ग्राम तथा NaCl के 1.9 ग्राम को प्रदान करने के लिए BaCl2 के 3.47 ग्राम Na2SO4 के 2.36 ग्राम के साथ क्रिया करता है। नियत ताप दाब पर 20 ml अमोनिया N2 के 10 ml आयतन एवं H2 के 30 ml आयतन को देता है। ठीक है, बताइए गुणित अनुपात का क्या होगा सीन? जल्दी से बताइए, कार्यक्रम निपटाते हैं इसका। जल्दी से बताइए, कार्यक्रम निपटा देते हैं। हाँ जी भाई, XO और XO2 को देखो ना, XO एंड XO2 को देखो। देखो, पहले ही ऑप्शन से दिमाग क्लियर हो गया होगा, X की समान मात्रा रही होगी। अब यहां पर ऑक्सीजन 1 और 1 2 हो रहा है, तो यहां पर आप आराम से कर सकते हो, 2:3 सरल अनुपात में है, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। 74% लोगों का एकदम सही है। दिव्या, हिमांशु, मुशर्रफ, नजरा, कमलनाथ पाठक, प्रियांशु, जयदीप, है ना, अंजना, जसराज, शैलेश। ठीक है, तो कर लोगे आप, मुझे आप पर पूरा भरोसा हो गया है कि आप कर लोगे, कर लोगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा हो गया है कि आप आराम से कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिएगा, ये क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, एक प्रयोग में हाइड्रोजन के साथ अपचयन करने पर 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड ने 1.68 ग्राम आयरन दिया है। आयरन ऑक्साइड ने 1.68 ग्राम आयरन दिया है। ठीक है, मतलब आप देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि भाई साहब आप लोगों के पास क्या हुआ है, Fe और हाइड्रोजन क्रिया करे हैं, और यहां पर आप लोगों के पास क्या बन गया है, हाइड्रोजन के साथ अपचयन करने पर आयरन ऑक्साइड ने आयरन दे दिया है। ये आयरन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर इसने आयरन दे दिया है, इसने आयरन दे दिया है। अब यहां आयरन ऑक्साइड कितना था भाई साहब, 2.4 ग्राम था, और इसने यहां पर दे दिया है 1.68 ग्राम आयरन दे दिया है, 1.68 ग्राम आयरन दे दिया है। ठीक है, अब 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड ने अपचयन करने पर 2.09 आयरन दे दिया है। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी। सेकंड कंडीशन क्या है कि भाई साहब आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड यहां पर H2 के साथ रिएक्शन कर रहा है,
और यहां पर आयरन दे रहा है बेटा आप लोगों के पास, कितना आयरन दे रहा है भाई साहब? 2.09। तो कौन सा अनुपात, देखो स्थिर तो नहीं लग रहा है मुझे, बाकी आप बताओ, व्युत्क्रम अनुपात है, गुणित अनुपात है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, कौन सा नियम आप लोगों को लग रहा है? आराम से सोच के बताओ बिना मेरी हेल्प के, जल्दी से जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा बेटा, फुर्ती से। गलत आएगा मुझे चलेगा, बट एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए आप लोगों को। हाँ शाबाश। यार स्थिर का ही लग रहा है मुझे, तो स्थिर अनुपात का जैसा लग रहा है। स्थिर जैसा ही लग रहा है यार मुझे तो। देखो आयरन ऑक्साइड है यहां पर 2.4 ग्राम, और इस 2.4 ग्राम आयरन ने H2 के साथ रिएक्शन करके आप लोगों को 1.68 ग्राम यहां पर क्या दे दिया भाई साहब? आयरन दे दिया। तो फिर ऑक्सीजन ही जाएगी। देखो यहां पर ऑक्सीजन ही आएगी आयरन ऑक्साइड में से, आयरन अलग कर दिया है तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो भाई कितनी ऑक्सीजन अलग रहेगी? 2.4 में से 1.68 चला गया, 2.4 में से 1.68 चला गया, 0.72 ग्राम ऑक्सीजन बच रही है। यहां पर 2.90 2.09 0.81 बच रही है। अब देखो अनुपात अगर निकाल लें आयरन और ऑक्सीजन का, लगभग लगभग सेम जाता हुआ दिख रहा है मामला। देखो देखो यहां पर ऑक्सीजन की लगभग लगभग सेम मात्रा दिख रही है, ये 0.72 ग्राम है, ये 0.81 ग्राम है, तो लगभग लगभग ऑक्सीजन की मात्रा सेम मानकर हम लोग यहां पर कर सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूं यहां पर, इधर देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं यहां पर, इस फर्स्ट कंडीशन में Fe बटा ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है? 1.68 डिवाइडेड बाय 0.72, कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं। 1.68 डिवाइडेड बाय 0.72, ये 2.33 आ रहा है, 2.33। सेकंड कंडीशन, Fe by O 2.09 डिवाइडेड बाय 0.81, 2.58 आ रहा है। Fe by O and Fe by O, टू 2.58। टू 2.09 डिवाइडेड बाय 2.58 जा रहा है। अब देखो यहां पर
द्रव्यमान संरक्षण तो होने से रहा। व्युत्क्रम अनुपात में 3 तत्वों की आवश्यकता होती है, 3 तत्व यहां पर है नहीं। ठीक है, अब पॉइंट है कि गुणित अनुपात का नियम है। देखो गुणित अनुपात तो नहीं लग रहा है, गुणित अनुपात अगर होता तो यहां सरल अनुपात में होना चाहिए था, गुणित अनुपात नहीं लग रहा है। मैंने पहले जो बोला था कि स्थिर अनुपात नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा था कि एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है इस वजह से, नहीं, पर गुणित अनुपात तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि सरल अनुपात है ही नहीं, क्योंकि सरल अनुपात नहीं है इसलिए गुणित अनुपात नहीं है। अनुपात सरल का आ रहा है 2.33 है, 2.58 है, सरल अनुपात नहीं है इसलिए गुणित अनुपात नहीं है, सरल अनुपात नहीं है भाई, सरल अनुपात नहीं है इसलिए गुणित अनुपात नहीं है। अब पॉइंट यहां पर क्या होगा कि स्थिर अनुपात होगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास स्थिर अनुपात है। बी नहीं आएगा, ए आएगा। अंजना, नसरीन, अवनीत, अर्जुन, लक्ष्मी, मनीष, सत्यम, पांडे, अशरफ, कुसुमापाल, हाँ ए ही आएगा, बी नहीं आ सकता, हाँ ए ही आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। दोबारा से ध्यान से सुनो मेरी बात, दोबारा से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए सवाल में क्या था, दोबारा से ध्यान से देखेंगे, हाँ दोबारा से ध्यान से समझिए। जिन लोगों का गलत हुआ है एक बार फिर से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक प्रयोग में हाइड्रोजन के साथ अपचयन पर, एक प्रयोग में हाइड्रोजन के साथ अपचयन पर 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड ने 1.68 ग्राम आयरन दिया है। एक प्रयोग में हाइड्रोजन के साथ अपचयन पर 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड ने 1.68 ग्राम आयरन दिया। एक अन्य प्रयोग में 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड ने अपचयन करने पर 2.09 ग्राम आयरन दिया है। उपरोक्त डाटा से कौन से नियम निरूपित होते हैं? एक प्रयोग में हाइड्रोजन के साथ अपचयन करने पर 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड ने 1.68 ग्राम आयरन दिया। एक अन्य प्रयोग में 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड ने अपचयन करने पर 2.09 आयरन दिया है। आयरन ऑक्साइड है, H2 के साथ अपचयन किया है, तो भाई साहब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन के द्वारा H2 निकल जाएगा, वहां पर ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि भाई 2.4 ग्राम में से 1.68 ग्राम आयरन था, तो बचा हुआ ऑक्सीजन ही होगा, वो हो गया 2.4 में से 1.68 माइनस किया तो 0.72 बचा। सर यहां पर सेकंड कंडीशन में जो हमारे पास दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ है भाई साहब? 2.90 ग्राम आयरन ऑक्साइड है। अब 2.90 ग्राम आयरन ऑक्साइड है, H2 के साथ मिला है, तो यहां पर 2.09 ग्राम आयरन है और ऑक्सीजन यहां पर 0.81 ग्राम है। क्या इतनी चीज ठीक है? क्या इतनी चीज ठीक है? अब अगर इतनी चीज ठीक है तो फर्स्ट कंडीशन में देखो, आयरन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात लिया तो 1.68 डिवाइडेड बाय 0.72, ये आ रहा है 2.33 के आसपास। दूसरी कंडीशन में जब आपने यहां पर आयरन और ऑक्सीजन का अनुपात दिया तो 2.09 डिवाइडेड बाय 0.81 है, तो यहां पर आएगा 2.58, यहां पर आएगा 2.58, ये आप लोगों के पास है। अगर आप यहां पर देखते हो दोनों वैल्यूज 2.33 एंड 2.58, तो ये लगभग लगभग आप लोगों के पास बराबर रहने वाली है। ये लगभग लगभग वैल्यूज आप लोगों के पास क्या रहेगी बेटा? बराबर रहेगी। ये लगभग लगभग वैल्यूज आप लोगों के पास बराबर रहेगी, ये है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आप लोगों के पास होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। आइए अब इधर, कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है इनसे भी, है ना। आजकल का पेपर, जेई मेंस का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, टफ आ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री आजकल टफ आने लगी है, भगवान ने मेरी सुन ली। केमिस्ट्री का पेपर टफ आने लग गया बेटा, अब पता लगेगा ना बेटा। हाँ भगवान ने मेरी सुन ली, मैं चाहता था कि केमिस्ट्री का पेपर टफ आए। रीजन, बच्चे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना।
इजी इजी लेवल का पेपर बना देते थे, बच्चों को हवा ही नहीं लगती थी, बच्चे को समझता है कि भाई कंपटीशन इतना इजी है। कंपटीशन इजी नहीं है भैया, अभी तक ढंग से कंपटीशन आ ही नहीं रहा था। पिछले साल से नीट में भी अब कंपटीशन आने लग गया अब, और मैं चाहता हूं कि भैया पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। रीजन बिहाइंड इट कि जब भी पेपर अच्छे लेवल का आता है ना, तो भाई साहब तुक्के वाले जो होते हैं, तुक्के वाले साइड में हट जाते हैं, है ना। कई बार जब पेपर हल्का आता है ना, जो हल्के पेपर से कभी भी पता नहीं लगता है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा है ना। बच्चे के अच्छे का पता तभी लगता है जब पेपर अच्छे से टफ आता है, क्योंकि टफ पेपर में जिसके कंसेप्ट अच्छे होते हैं, है ना, वो ही कर पाता है। हल्के लेवल में तो क्या होता है कि जिसको आधी अधूरी नॉलेज होती है वो भी निकल लेता है। पेपर मेरे हिसाब से टफ ही आना चाहिए ताकि कट ऑफ कम रहे। देखो पेपर टफ आएगा तो सुविधा आपको ही होगी, कट ऑफ हमेशा कम रहेगी। 500 550 पे कॉलेज मिल जाएगा, और अगर पेपर इजी आएगा तो 670 680 पे भी कॉलेज नहीं मिलता था, याद है ना आपको, याद है, समझ गए आप। तो पेपर हमेशा टफर साइड ही रहना चाहिए, ये ऊपर वाले से दुआ करो। अब यहां पर क्वेश्चन है गैलुसेक का नियम। देखो गैलुसेक का नियम, गैलुसेक का नियम है क्या है बेटा, आप लोगों के पास ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूं कि जो गैलुसेक का नियम है ये केवल और केवल गैसेस पर ही लागू होगा। एक चीज आप याद रखिएगा कि जो गैलुसेक का नियम है केवल और केवल गैसेस पर ही लागू होगा, गैस पर ही लागू होगा। गैलुसेक का जो नियम है बेटा वो केवल और केवल गैसेस पर ही लागू होगा और किसी पर लागू नहीं होगा। अब जरा देखिए क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास है। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं गैलुसेक ने क्या बताया था, लाइन को जरा समझने की कोशिश कीजिए। गैलुसेक ने बताया था स्थिर तापमान और दबाव पर, गैलुसेक ने क्या बताया था बेटा, स्थिर तापमान और दबाव पर जब गैसें रासायनिक अभिक्रिया में सुसंगत रूप से उत्पन्न होती हैं, है ना, सुसंगत रूप से उत्पन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न होती है, भाग लेती है। सुसंगत ज्यादा ही गूगल से मेरे को लगता है कॉपी कर लिया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है अथवा उत्पन्न होती है स्थिर तापमान और दबाव पर, दबाव मतलब दाब, देखो भाई स्थिर ताप और दाब पर जब गैसें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं अथवा उत्पन्न होती हैं तो वो आयतन के सरल अनुपात में ऐसा करती हैं, आयतन के एकदम सरल अनुपात में होता है। जैसे यहां पर आप लोगों के पास एक अभिक्रिया दे रखी है, देखो आप एक अभिक्रिया दे रखी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया, यहां पर आप लोगों ने लिखा हुआ है H2, यहां पर आप लोगों ने लिखा हुआ है बेटा O2, बैलेंस करोगे तो यहां पर हाफ O2 लिखना पड़ेगा, और यहां पर आप लोगों ने बना दिया है H2O, यहां पर क्या बना दिया आप लोगों ने H2O, H2 प्लस हाफ O2, और यहां पर आप लोगों ने बना दिया है क्या H2O, यहां पर आप लोगों ने क्या बना दिया है H2O। H2 है प्लस हाफ O2 है, और ये दे रहा है यहां पर H2O। अगर मैं यहां पर बात करूं कि सब्सटेंस कौन कौन से होंगे, यहां पर H2 है, यहां पर हाफ O2 है, यहां पर H2 है। अगर आप यहां पर बात कर रहे हो कि भाई H2 का आयतन जो दिया हुआ है वो 100 ml है, H2 का आयतन यहां पर आप लोगों के पास 100 ml है, और अगर यहां इसका रस समीकरणित, देखो रस समीकरणित गुणांक आप लोगों ने पढ़ा लिया है, एक के लिए 100 है, आधे के लिए 50 हो जाएगा, एक के लिए 100 है, आधे के लिए कितना हो जाएगा बेटा 50 हो जाएगा, एक के लिए वापस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अगर अनुपात निकालते हो 50 का भाग सब में देते हो, 50 का भाग दोगे तो 2 बार कटेगा, 50 का भाग दोगे तो 1 बार कटेगा, 50 का भाग दोगे तो 2 बार कटेगा। तो भाई गैसेस जो होती हैं वो आयतन के सिंपल अनुपात में क्रिया करती है, गैलुसेक ने बोल दिया, आसान चीज है।
सर इसके बाद आप लोगों के पास यहां पर कौन आता है? इसके बाद आता है बेटा आवागाद्रो का नियम। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ये काम की चीज आती है। आवागाद्रो का नियम देखिएगा, आवागाद्रो का नियम। देखिए बेटा आवागाद्रो का नियम क्या रहता है यहां पर आप लोगों के पास, क्या नहीं रहता है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आवागाद्रो का नियम, अगर आप आवागाद्रो के नियम की बात करते हैं तो यहां पर पॉइंट क्या है देखिएगा। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही काम का स्टेटमेंट है बेटा, बड़ा ही काम का स्टेटमेंट है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आवागाद्रो के स्टेटमेंट पर आधारित। तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है, नीट के अंदर लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आप लोगों के पास पूछा गया है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है बेटा पॉइंट, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये नियम ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपने कंडीशन सेम रखी हुई है, यानी तापमान आपने अभिक्रिया का समान रखा हुआ है, दाब आपने समान रखा हुआ है, और अगर गैसों का आयतन वहां पर समान है, तो भाई साहब उन गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान रहेगी। अगर आपने अभिक्रिया का ताप रख रखा है समान, अभिक्रिया का दाब रख रखा है आप लोगों ने समान, तो भाई साहब वहां पर गैस के समान आयतन में जो अणुओं की संख्या होगी वो भी आप लोगों के पास वहां पर समान ही रहेगी। वो भी क्या रहेगी बेटा आप लोगों के पास समान ही रहेगी। बोलो इतनी चीज ठीक है? बोलो भाई इतनी चीज ठीक है आप लोगों के पास? यस। अब देखो यहां पर क्या है, मैंने यहां पर एक पात्र के अंदर हाइड्रोजन ले ली है, एक पात्र के अंदर मैंने यहां पर हाइड्रोजन ले ली है। अब आप सभी को पता है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है ये बड़ी ही हल्की गैस होती है, मच लाइटर गैस। इस पात्र के अंदर यहां पर हाइड्रोजन के अणु लिए हुए हैं, हाइड्रोजन गैस ली हुई है, तो ये क्या है आप लोगों के पास मच लाइटर है। जबकि यहां पर आप लोगों के पास हैवियर देन हाइड्रोजन लिया हुआ है, हैवियर देन हाइड्रोजन है, मच लाइटर गैस है, यहां पर हैवियर देन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से भारी है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखते हो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास आएगा, तो जरा देखने की कोशिश करो। सर भार से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने गैसीय आयतन समान लिया हुआ है, जैसे इसका आयतन यहां V दिया हुआ है, देखो देखो इधर इसका आयतन यहां पर आप लोगों ने V लिया हुआ है, और यहां पर इस नाइट्रोजन गैस का भी जो आयतन है वो आप लोगों ने V लिया हुआ है, यानी आयतन बेटा समान है। यहां पर भी आयतन V है, वहां पर भी आयतन V है। आप लोगों के पास आयतन यहां पर समान बना हुआ है। आयतन कैसा बना हुआ है बेटा, यहां पर समान बना हुआ है। तो आयतन अगर समान है तो भाई साहब अणुओं की संख्या भी समान होगी, और अणुओं की संख्या समान है तो मोल्स भी यहां पर आप लोगों के पास समान ही रहेंगे। अणुओं की संख्या भी समान है तो मोल्स भी समान ही रहेंगे। भार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल। भार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, भार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास गैस का आयतन सेम है तो उसमें अणुओं की संख्या सेम होगी। जैसे एक और देख लो, जैसे एक और देख लो, सिंपल सी बात है। आवागाद्रो नियम को एक और एग्जांपल से मैं प्रूफ कर देता हूं आप लोगों के पास। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, एक और एग्जांपल से प्रूफ कर देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया। यहां से बेटा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर आपने हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर लिया हुआ है। यहां पर क्या लिया हुआ है बेटा आप लोगों ने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर लिया हुआ है। और अगर मैं आप लोग से ध्यान से बात करूं कि भाई साहब अगर आपने यहां पर इस हाइड्रोजन का VML लिया है, इसका VML लिया है, उसका VML लिया है,
VVV, तो वहां पर हम लोगों के पास जल के 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं। मतलब अगर V आयतन में अणुओं की संख्या n है, V आयतन में अणुओं की संख्या n है, V आयतन में अणुओं की संख्या n है, तो अगर आयतन डबल हो गया है तो अणुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि अगर आपने गैसेस का समान आयतन ले रखा है तो भाई साहब वहां अणुओं की संख्या भी समान होगी। समझ में आ गई? तो अगर V है तो n होगा, 2V है तो 2n होगा। ये आप लोगों के पास यहां पर अवागाद्रो का नियम हो गया, एकदम आसान। अब इस पर बेस्ड कुछ सवाल आप लोगों से कैसे पूछे जा सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, जैसे ये एक क्वेश्चन है, क्या है बेटा क्वेश्चन? नीचे कुछ कथन दिए गए हैं आप लोगों के पास, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस कथन को यहां पर चिन्हित करें, है ना, जो सही नहीं है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उस कथन को चिन्हित करें जो सही नहीं है। किसी तत्व के ग्राम परमाणविक द्रव्यमान को परमाणुओं की अवागाद्रो संख्या के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ग्राम परमाणविक द्रव्यमान मतलब मोलर द्रव्यमान, ठीक है। द्विपरमाणविक मूल गैस, डायटोमिक गैस का आणविक द्रव्यमान इसके परमाणविक द्रव्यमान का दुगना होगा। गैलुसेक के रासायनिक संयोजन का नियम सभी पदार्थों के लिए वैध है। एक शुद्ध यौगिक में हमेशा इसके घटकों के द्रव्यमान का स्थिर अनुपात होता है। चलिए बताइए जल्दी से। हाँ भाई, हो गया क्या? भाई तत्व के ग्राम परमाणुक द्रव्यमान, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान का मतलब हो गया बेटा आप लोगों के पास मोलर, मोलर परमाणविक या मोल परमाणु का द्रव्यमान। एक मोल एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, तो परमाणु के अवागाद्रो संख्या के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। Na परमाणु का द्रव्यमान, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन है, डायटोमिक गैस का आणविक द्रव्यमान इसके परमाणु द्रव्यमान का दुगना होगा। बिल्कुल ठीक है भाई, परमाणु है उसको उसके परमाणुकता से गुणा करोगे तो आ जाएगा, ये भी एकदम करेक्ट है। हाँ जी। अगला है, गैलुसेक के रासायनिक संयोजन का नियम सभी पदार्थों के लिए वैध है। नहीं, केवल गैसेस के लिए है, केवल गैस के लिए है। यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। एक शुद्ध यौगिक में हमेशा इसके घटकों का द्रव्यमान स्थिर होता है, इसके घटकों का द्रव्यमान हमेशा स्थिर अनुपात के रूप में होता है। करेक्ट है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई साहब सही नहीं है, तो सही नहीं तो ऑप्शन सी आएगा। सही नहीं है मतलब ऑप्शन सी आएगा। हाँ भाई, 71% लोगों का एकदम सही है।
हाँ, अंजना, नसरीन, अर्जुन, लक्ष्मी, अवनीत, सत्यम, अशरफ, प्रियांशी, कुसमापाल, मुशर्रफ खान। तो समझ गए हो, ये थ्योरेटिकल आप लोगों के पास एस्पेक्टस था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था भाई, ये आप लोगों को करा दिया है। थ्योरेटिकल पॉइंट जो था वो आप लोगों को यहां पर करवा दिया है। ठीक है जी भाई लोग, ठीक है जी। अब कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो मैं आपको बता देता हूं, सम इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स। देखो, सम इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, वैसे तो मैं सॉल्यूशन के अंदर डिटेल से बताऊंगा ही सही, लेकिन फिर भी आप सम इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है बेटा आप लोगों के पास? एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट? देखो, अगर आप यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में देखते हैं, यहां पर एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में देखते हैं, तो भाई साहब क्या पॉइंट यहां पर आप लोगों के पास बनेगा? देखो, अब आप लोगों के पास कुछ सांद्रता पद आ सकते हैं, कुछ सांद्रता पद यहां पर आप लोगों के पास आ सकते हैं। सांद्रता पद जैसे मोलरता, जैसे नॉर्मलता, जैसे मोललता, जैसे मोल भिन्न, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न। मोल प्रभाज या मोल अंश या फिर मोल भिन्न होगा, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हो प्रतिशत भार, प्रतिशत भार, प्रतिशत आयतन, प्रतिशत भार बटा आयतन, प्रतिशत भार, प्रतिशत आयतन, प्रतिशत भार बटा आयतन। इसके अलावा यहां पर पीपीएम, इसके अलावा यहां पर पीपीएम है, कई बार पीपीबी भी आ जाता है, ठीक है, कई बार पीपीबी भी आ जाता है। ये आप लोगों के पास है सांद्रता पद, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, मोलंश, मोल भिन्न, प्रतिशत भार, प्रतिशत आयतन, प्रतिशत भार बटा आयतन, पीपीएम या पीपीबी। क्या इतनी चीज ठीक है? यस। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, महत्वपूर्ण बिंदु जहां से क्वेश्चन फंसते हैं आप लोगों के पास कभी कभी, और सार्थक अंक। मतलब ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल चीज है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से, ये तो थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, ये तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपको। अब अगर मैं यहां पर बात करूं मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, मोल प्रभाज, मोलंश, मोल भिन्न, प्रतिशत भार, प्रतिशत आयतन, प्रतिशत भार बटा आयतन, पीपीएम, पीपीबी, ये क्या रहेगा? तो अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं बेटा, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर बात करता हूं आप लोगों के पास, तो ये विलियन चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं इसको, मैं आपको विलियन चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ाऊंगा। विलियन यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ना है आपको। सॉल्यूशन चैप्टर में भी डिटेल से पढ़ना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों के पास। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई सॉल्यूशन आखिर होता क्या है आप लोगों के पास, थोड़ा बहुत आइडिया देखने की कोशिश करो। सॉल्यूशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू वर्ड्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये कोई ऐसी बहुत भयंकर वाली इंग्लिश नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो यहां पर आप लोगों को टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत खतरनाक अंग्रेजी नहीं है, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को यहां पर फॉर्मूले लिखा दूंगा, क्योंकि हमारा मतलब सिर्फ फॉर्मूले से है, ठीक है। डिटेल से आप लोगों को एक बार फिर मैं सॉल्यूशन में कराऊंगा, बट फिर भी आप देख लीजिए जल्दी से।
सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, यानी दो या दो से अधिक यौगिकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं आप लोगों के पास, दो या दो से अधिक यौगिकों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक यौगिकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। A solution is a homogeneous mixture of two or more substance, दो या दो से अधिक यौगिकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या इतनी चीज ठीक है भाई? यस। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, ठीक है, ये मिश्र धातु, ब्रॉन्ज मेडल होता है ना, कांस्य पदक बोलते हो, मिलता है ओलंपिक में, तो भाई साहब वो भी आप लोगों के पास एक मिश्र धातु है, वो भी एक प्रकार का सॉल्यूशन ही है, बस वो ठोस में ठोस का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एयर भी आप लोगों के पास गैसीय सॉल्यूशन है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई सॉल्यूशन कितने टाइप के यहां पर हो सकते हैं, कोई पूछे कि भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन यहां पर इतने प्रकार के हैं आप लोगों के पास। देखो, एक तो है आप लोगों के पास द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, एक होते हैं ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, और एक होगा बेटा आप लोगों के पास गैसीय विलयन। गैसियस सॉल्यूशन। द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैसीय विलयन, ये आप लोगों के पास है। अब एग्जांपल देख लो यहां पर, अगर आप वाटर के अंदर कॉफी मिलाते हो, कॉफी का सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आप पानी के अंदर नमक मिलाते हो तो नमक का विलयन बन जाएगा। पानी के अंदर कॉपर सल्फेट मिलाते हो तो कॉपर सल्फेट का विलयन यहां पर बन जाएगा। एकदम बेसिक लेवल की चीज है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी अगर मैं लिखूं यहां पर कंसेप्ट एक बेसिक लेवल का, विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, यानी मेरे दोस्त सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर यहां पर विलयन बना देते हैं। विलयन यानी सॉल्यूशन, ये आप लोगों के पास है। बोलो भाई, इतनी चीज ठीक है? अब अगर इतनी चीज ठीक है तो मैं यहां पर बात करता हूं कि कंसंट्रेशन कितने प्रकार की यहां पर होगी, कैसे कैसे आप लोगों को निकालना रहेगा, वो चीजें मैं यहां पर डिस्कस कर देता हूं आप लोगों को। देखो, सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई भी चीज यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कोई भी चीज यहां पर आवश्यकता नहीं है आप लोगों को करने की। देखिए मैं बता देता हूं, देखिए सांद्रता वाले पद, सांद्रता पद यानी कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता पद यानी कंसंट्रेशन टर्म। देखते हुए चलेंगे बेटा फटाफट से, है ना, कोई विशेष चीज नहीं है, सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम लोगों को डिटेल से यही सब चीजें पढ़नी है, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये सारी चीजें आप डिटेल से पढ़ोगे ही सही। तो
सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं कि सबसे पहले आप लोगे मोलरता। मोलरता यानी भाई साहब कैपिटल एम। मोलरता बराबर क्या होता है? देखिए, अगर मैं यहां पर बात करता हूं मोलरता, एम बराबर आप लोगों को पास होगा विलय के मूल, विलय के मूल बटे विलयन का आयतन, विलय के मूल बटे विलयन का आयतन, यानी यहां पर ग्राम इन मात्रा बटे अणुभार इंटू वी इन लीटर, ये आप लोगों को पास हो गया। अगर आप ml में देखोगे तो ग्राम इन मात्रा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय सर मॉलिक्यूलर वेट इंटू वी इन ml। वी इन ml, क्या इतना मामला ठीक है भाई? ये है, ये आप लोगों के पास मोलरता है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया बेटा? मोलरता आ गया। क्या इतनी चीज ठीक हो गई है? यस। मोलरता बराबर आ गया विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। बोलो इतनी चीज ठीक है? अब अगर इतनी चीज ठीक है तो यहां पर पॉइंट आएगा बेटा, सेकंड पॉइंट आप लोगों के पास क्या आएगा? नॉर्मलता। देखिए, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिख दिया, नॉर्मलता। देखिए सर, नॉर्मलता के बारे में अगर आप देखते हो तो यहां से n बराबर क्या आएगा आप लोगों के पास? देखिएगा, n बराबर आएगा विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। सर ग्राम तुल्यांक की जगह आप ये भी लिख सकते हो W बटे इक्विवेलेंट वेट इनटू आयतन इन लीटर। सर W इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट की जगह लिख दो आप मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, जो भी लिखना चाहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हो, आप एटॉमिक वेट भी लिख सकते हो। V इन लीटर इनटू यहां पर n फैक्टर, n फैक्टर। एक तो ये हो गया, जो भी आप लोगों को दिया हुआ रहेगा आप उसी के अनुसार करेंगे। ठीक है जी। सर नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? अगर आप देखते हैं मोलरता इंटू एन फैक्टर, मोलरता इंटू एन फैक्टर, ये भी आप लोगों के पास यहां पर आ जाएगा, ये भी यहां पर आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है। एन फैक्टर निकालने के लिए मैंने आप लोगों को तुल्यांकी भार में चीजें सिखाई हुई है। एन फैक्टर निकालने के लिए बेटा तुल्यांकी भार में मैंने आप लोगों को चीजें सिखाई हुई है। रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा इसकी बात हम कब करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर कैसे निकालेंगे उसकी बात कहां पर करी जाएगी बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर करी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना मामला आप लोगों के पास हो गया नॉर्मलता का। सर अगर मैं नॉर्मलता के बाद बात करता हूं तो थर्ड पॉइंट आप लोगों के पास जो यहां पर आएगा वो क्या रहेगा बेटा? मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न, मोल प्रभाज या मोल अंश या फिर मोल भिन्न। अगर ये चीज आप लोगों को यहां पर पता है, मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न, तो याद रखिएगा इसे काई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसे काई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। काई, काई, ठीक है, काई, इसे बोलते हैं काई, काई, काई। एक्स जैसा दिखता है बट ये एक्स होता नहीं है, इसे बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं बेटा इसको? काई। सर काई बराबर क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आप लोगों के पास एक पात्र लिया हुआ है, देखो ये एक पात्र लिया हुआ है, समझना आप।
इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। क्या ये पॉइंट हो गया बेटा आप लोगों के पास? यस। अब अगर ये पॉइंट यहां पर हो गया है तो क्या पॉइंट आप लोगों के पास मिल सकता है? जरा समझने की कोशिश करो। सर यहां पर मान लीजिए कि ये अवयव है, ये ए है। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये बी है, ये ए है और ये यहां पर ये बी है। दो अवयव ले लिए मैंने एक पात्र के अंदर बेटा, दो अवयव मैंने यहां पर ले लिए हैं। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। एक पात्र के अंदर मैंने क्या ले लिया है बेटा? दो अवयव ले लिया है। अब इन दोनों अवयव को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अब अगर इन दोनों अवयव को देख रहे हो तो मैं यहां पर इसके मोल बोल देता हूं एन ए है, इसके मोल एन है और वहां पर उसके मोल यहां पर एन बी है। ए के मोल एन है होंगे, बी के मोल यहां पर आप लोगों के पास क्या होंगे बेटा? एन बी होंगे। और अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से कि भाई साहब काई ए कितना रहेगा यहां पर आप लोगों के पास? काई ए, तो यहां पर आप क्या बोलोगे? अवयव ए के मोल बटा टोटल मोल। यानी यहां पर अगर मैं लिखूं काई ए बराबर एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस का एन बी। सर उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं काई बी, काई बी, काई बी बराबर आप लोगों के पास क्या होगा? देखिएगा अवयव बी, अवयव बी के मोल बटे सर यहां पर टोटल मोल, टोटल मोल इज इक्वल्स टू में एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ये आप लोगों के पास हो गया। बोलो भाई, ये हो गया मामला फिट? हाँ जी सर, ये मामला अगर फिट हो गया है आप लोगों के पास तो यहां पर मोल प्रभाज। सर मोल प्रभाज के बाद फोर्थ पॉइंट आप लोगों के पास क्या आएगा? देखो फोर्थ पॉइंट है बेटा आप लोगों के पास मोललता, यानी स्मॉल एम। मोललता यानी स्मॉल एम, मोललता यानी स्मॉल एम। सर मोललता यानी स्मॉल एम यहां पर आप लोगों के पास क्या होगा? अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मोललता बराबर क्या रहती है? विलय के मूल बटे विलायक का भार, विलय के मूल बटे विलायक का भार, और ये केजी में रखना है। विलय के मोल बटे विलायक का भार, और बेटा ये किस में रखोगे आप? केजी में रखोगे। समझ में आ रही बात? हाँ सर अगला पॉइंट, अभी फॉर्मूले से काम चलाइए। फिफ्थ पॉइंट आप लोगों के पास क्या है? फिफ्थ पॉइंट है बेटा प्रतिशत भार, प्रतिशत भार, परसेंटेज वेट। प्रतिशत भार कैसे निकाला जाएगा? अभी आप देखने, अभी आप फॉर्मूले से काम चलाइए, है ना। अभी आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूले से काम चलाना है, सॉल्यूशन के अंदर डिटेल से मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के डीपीपी में मिल सकते हैं, आपको उससे काम चलाना पड़ेगा। परसेंटेज भार बराबर आप लोगों के पास क्या होगा? सर विलय का भार, विलय का भार बटे विलियन का भार इनटू में 100, इनटू में 100। क्या इतनी चीज ठीक है? सर सिक्स्थ पॉइंट यहां पर क्या आएगा? परसेंटेज आयतन, परसेंटेज आयतन क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? परसेंटेज आयतन, परसेंटेज आयतन बराबर क्या हो जाएगा? विलय का आयतन,
विलयन का आयतन परसेंटेज आयतन बराबर क्या होगा, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। सेवेंथ पॉइंट, परसेंटेज भार बटा आयतन, परसेंटेज भार बटा आयतन, परसेंटेज भार बटा आयतन। अगर आप परसेंटेज भार बटा आयतन की बात करते हो तो इसको कैसे करोगे आप? सर यहां पर आप लोगों को देखना पड़ेगा, विलय का भार ये ग्राम में रखना है बटे विलयन का आयतन ये ml में रखना है इंटू 100। ये आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास है। तो अभी के लिए ये फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, पीपीएम पीपीबी को कहां करेंगे? विलियन चैप्टर के अंदर करेंगे, है ना। पीपीएम पीपीबी को कहां करेंगे? विलियन चैप्टर के अंदर करेंगे। लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट आप लोगों के पास हो सकता है वो सारे के सारे मैंने पॉइंट यहां पर आप लोगों को रख दिए हैं। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ सर, ये पॉइंट अगर हो गया है तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं यहां पर यूज करना चाहता हूं, ड्यूलॉग, ड्यूलॉग तथा पेटिट का नियम। ड्यूलॉग और पेटिट का नियम, परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा, परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा ये बराबर होती है 6.4 कैलोरी पर ग्राम के। परमाणु भार इंटू विशिष्ट ऊष्मा ये होगी बेटा 6.4 कैलोरी पर ग्राम के। क्या इतनी चीज क्लियर है? क्या इतनी चीज क्लियर है बेटा, बताइए। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई है मेरे दोस्त आप लोगों को? बदलू दिए। हाँ जी सर, इसके अलावा अणुभार 2 गुणा वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी। अणुभार बराबर क्या होता है आप लोगों के पास? 2 गुणा वाष्प घनत्व। ये आप लोगों को पास है। बोलो इतनी चीज ठीक है भाई? बोल दीजिए इतनी चीज ठीक है, बोल दीजिए बेटा। इतना पॉइंट हो गया है, बोल दीजिए। हाँ, थ्योरेटिकल पॉइंट्स है बेटा सारे के सारे। ये हो गया है, ये हो गया है, लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। चलिए, एक छोटी मोटी चीज है, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है? देखो, ये थ्योरेटिकल चीज है, 10वीं 12वीं लेवल की चीज है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, है ना। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है ना, फालतू की चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोड़ सकते हो। साइंटिफिक नोटेशन, गणना को सरल बनाने के लिए किसी भी संख्या को घातांकीय संकेतन के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे यहां पर आप लोगों के पास एक एग्जांपल है, n इंटू 10 की पावर n। एक सिंपल सा लॉजिक है यहां पर, n इंटू 10 की पावर n। यहां पर n आप लोगों के पास क्या होती है? डिजिट्स होती है ना, 1 से लेके 9.999 तक ये आप लोगों के पास डिजिट्स होती है। कोई भी संख्या, डिजिट्स मतलब संख्या, संख्या टर्म है। डिजिट का मतलब क्या होता है? संख्या, ठीक है। और ये पावर, एक्सपोनेंट मतलब क्या होती है? घात। एक्सपोनेंट को क्या बोल देते हो आप? घात। समझ में आ गई? 10 की घात इतनी इतनी इतनी। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर लिखूं कि 232.508 को कैसे लिख सकते हो आप सरल रूप में? 2.32508 इंटू 10 की पावर 2। वैज्ञानिक कैसे लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए? 0.00016 को आप कैसे लिखते हो? 1.6 इंटू 10 की पावर -4। तो ये सब वैज्ञानिक संकेतन होते हैं
ताकि कैलकुलेशन को इजी करा जा सके। स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे ये है आप लोगों के पास, ये एक क्वेश्चन है, देखो इधर, ये एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई साहब, वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करते हुए निम्नलिखित क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 6.65 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 8.95 इंटू 10 की पावर 3 है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, तो 6.65 इंटू 10 की पावर 4 और 8.95 इंटू 10 की पावर 3 में से मैं 10 की पावर 4 को अगर कॉमन ले लेता हूं, है ना, इस 8.95 को अगर मैं 0.895 इंटू 10 की पावर 4 लिखूं तो 10 की पावर 4 को कॉमन कर लूंगा, 6.65 प्लस 0.895 है, जोड़ दूंगा तो 7.545 इंटू 10 की पावर 4, यह आंसर आ गया, यह आंसर आ गया। सर सेकंड पोर्शन, ये तो फर्स्ट पोर्शन था आप लोगों के पास, देखिए सेकंड पोर्शन, सेकंड पोर्शन यहां पर क्या है, सेकंड पोर्शन है बेटा 25 इंटू 10 की पावर -2, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 है, -4.8 इंटू 10 की पावर -3 है। तो इस 10 को इधर भेज देंगे, 0.48 इंटू 10 की पावर -2 हो गया, कॉमन ले लीजिए 10 की पावर -2, 2.5 में से 0.48 को माइनस करोगे तो 2.02 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। एकदम आसान है, सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट नंबर है। अनिश्चितता को दर्शाने के लिए निश्चित अंक और अंतिम निश्चित अंक को लिखा जाता है। तो भाई साहब ये सर्टन है, ये अनसर्टन है। पॉइंट्स के आगे वाली निश्चित होती है, पॉइंट के पीछे वाली वेरिएबल होती है, अनिश्चित होती है। तो भाई साहब इन्हीं के लिए सार्थक अंक है। जैसे देखो सार्थक अंक को निर्धारित करने के नियम यहां पर क्या क्या है, वैसे तो ये फिजिक्स में पढ़ ही चुके हो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। सभी अशून्य अंक आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें जिसमें भी जीरो नहीं आता है, जैसे आप लोगों के पास है 285, इसमें एक भी जीरो नहीं है तो सार्थक अंक 3 हो गए हैं। पहले अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, यानी सार्थक अंक नहीं होते हैं। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक, महत्वपूर्ण का मतलब हो गया है सार्थक अंक, सार्थक है, सार्थक है, सार्थक है। ये महत्वपूर्ण क्या है, सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक है। पहले अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। दो गैर अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे यहां पर ये 2 अशून्य है, 5 अशून्य है, इनके बीच में अगर शून्य आ रहा है तो उनको सार्थक अंक माना जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद अशून्य अंक से पहले कोई जीरो आ रहा है तो उन्हें सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। किसी संख्या के अंत में दाईं ओर स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। यहां पर भी आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट के बाद अगर 200 है तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 3 होंगे। सटीक संख्याओं एग्जैक्ट नंबर्स में अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2 बॉल्स है, एग्जैक्ट है, 2 बॉल्स फिक्स अमाउंट है, इनफाइनाइट है। 30 अंडे फिक्स नंबर है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और ये पॉइंट यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है, सार्थक अंक निकालो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए भाई साहब आप लोगों के पास। तो आज की क्लास इतनी ही है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, एक बार ट्राई करिएगा, आप लोगों को मदद मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनको ट्राई करिएगा। कल से नया चैप्टर शुरू कर देंगे, कल से नया चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। कल से हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे बेटा।
ठीक है जी, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। अभी जेई मेंस का पेपर डिस्कशन कराने जाना है, इसलिए क्लास जल्दी छोड़ रहा हूं मैं। आज जेई मेंस का पेपर डिस्कशन कराने जाना है, इसलिए बेटा क्लास जल्दी छोड़ रहा हूं। गुणित अनुपात का नियम, गैलू-सेक का नियम, आवागाद्रो का नियम, सार्थक अंक। ठीक है,